नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रघुनंदन नुगदा और स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में। जिस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस का जो एक्सरसाइज हमारा बचा है उस एक्सरसाइज का बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो बिना समय गवाते हुए हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 3 तक आपने पार्ट 1 में पढ़ लिया है। अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, डिस्टिंग्विश बिटवीन। हमें क्या करना है, दो टर्म्स दी रहेंगी, उसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। उन दोनों टर्म्स का डिफरेंस हमें लिख के देना है। पहला टर्म है इसमें स्टॉक वर्सेस सप्लाई। स्टॉक एंड सप्लाई का हमें क्या करना है, डिफरेंस देना है। तो एक एक पॉइंट से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या करेंगे, डिफाइन कर लेंगे। तो पहले पॉइंट में मैंने लिखा है स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल विद द सेलर। मतलब एक सेलर के पास कितना अवेलेबल है सेल करने के लिए, वो है स्टॉक। और सप्लाई है, सप्लाई इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल। जितना ही एक सप्लायर ऑफर करता है सेल के लिए वो है सप्लाई। अब सेकेंड पॉइंट है स्टॉक इज अ स्टैटिक कंसेप्ट। मतलब क्या, स्टॉक एक स्टैटिक कंसेप्ट है। तो सप्लाई फ्लो कंसेप्ट है, सप्लाई चेंज होते रहता है रिलेटिव टाइम और प्लेस के पास। तीसरा है दोस्तों, स्टॉक कैन बी इक्वल टू और मोर देन सप्लाई। स्टॉक जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है सप्लाई से, या सप्लाई का जितना सप्लाई है उतना लिमिटेड हो सकता है। और थर्ड पॉइंट सप्लाई में हम लोग लिखेंगे कि सप्लाई इज ऑलवेज लिमिटेड टू स्टॉक। मतलब क्या है कि सप्लाई ऑलवेज लिमिटेड टू स्टॉक होता है, सप्लाई कभी भी स्टॉक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब चौथा पॉइंट लिखेंगे कि स्टॉक इज द पोटेंशियल सप्लाई। मतलब हमें सप्लाई करना है तो स्टॉक की ज़रूरत है। स्टॉक इज द पोटेंशियल सप्लाई। फर्स्ट स्टेप स्टॉक है, दूसरी स्टेप सप्लाई है। सप्लाई में वही पॉइंट लिखेंगे कि सप्लाई इज एक्चुअल ऑफरिंग ऑफ द कमोडिटी। एक्चुअल जब हम ऑफर करते हैं तब उसे स्टॉक को एक्चुअल ऑफर करते हैं कमोडिटी को, तो वो होता है सप्लाई। तो ऐसे 4 पॉइंट्स हमने लिख दिए स्टॉक एंड सप्लाई के। दूसरा डिफरेंस बिटवीन है एक्सपांशन इन सप्लाई एंड इंक्रीज इन सप्लाई। अब एक्सपांशन इन सप्लाई क्या होता है, वेरिएशन इन सप्लाई का पार्ट है, और जो इंक्रीज इन सप्लाई वो चेंजेस इन सप्लाई का पार्ट है। तो इन दोनों का डिफरेंस हम लोग देख लेंगे। पहला पॉइंट क्या कर लेंगे, एज यूजुअल इनको डिफाइन कर लेंगे। राइज इन द क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू राइज इन द प्राइस इज एक्सपांशन इन सप्लाई। सिर्फ प्राइस राइज होने से हमने क्या किया, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा दी, तो उसे हम बोलेंगे एक्सपांशन इन सप्लाई। और राइज इन द क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट इज इंक्रीज इन सप्लाई। प्राइस को कांस्टेंट रखा है और दूसरे फैक्टर्स में फेवरेबल चेंजेस हुए, इसके वजह से सप्लाई बढ़ गया है, तो उसे हम कहेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे इट इज अ पार्ट ऑफ वेरिएशन इन सप्लाई, और इंक्रीज में लिखेंगे इट इज अ पार्ट ऑफ चेंजेस इन सप्लाई। दे दिया हम लोगों ने। तीसरा पॉइंट है सप्लाई मूव्स अपवर्ड इन द सेम सप्लाई कर्व। सेम सप्लाई, एक सप्लाई कर्व में हमारा सप्लाई क्या जाता है, अपवर्ड अपवर्ड चला जाता है। और सेकंड पॉइंट इधर लिखेंगे इंक्रीज इन सप्लाई में सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट साइड, राइट शिफ्ट आ जाता है सप्लाई कर्व में। फोर्थ पॉइंट में क्या करेंगे, एक सिंपल सा डायग्राम निकालेंगे, ग्राफ निकालेंगे, इनका दे देंगे। पहले इसमें क्या करेंगे, एक्सपांशन इन सप्लाई में अपवर्ड मूवमेंट दिखाएंगे सप्लाई कर्व में, और इंक्रीज इन सप्लाई में क्या करेंगे, एक राइट साइड में और एक कर्व बना लेंगे, राइट शिफ्ट लगा देंगे उसको इंक्रीज इन सप्लाई बोलने के लिए। सो 4 पॉइंट्स में हमने एक्सपांशन इन सप्लाई और इंक्रीज इन सप्लाई खत्म कर दिया। अब तीसरा है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई, जिससे इसके पहले हमने इंक्रीज इन सप्लाई और एक्सपांशन इन सप्लाई देखा था, वैसे उसका एग्जैक्टली अपोजिट अभी कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई हमें देखना है। पहली चीज़ डिफाइन कर लेंगे, fall in the quantity supplied due to the fall in the price of commodity is contraction in supply। commodity की प्राइस फॉल हुई तो हमने एक सप्लायर ने उसका सप्लाई कम कर दिया, तो ये हो गया contraction in supply। और fall in the quantity due to unfavorable changes in the other factors is decrease in supply। unfavorable कुछ तो चेंजेस हुए कुछ अदर फैक्टर्स में, उसके वजह से क्या हुआ, एक सप्लायर ने उसके क्वांटिटी सप्लाइड कम कर दी, तो उसे बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। इसमें प्राइस का कुछ रोल नहीं होता है। अभी हम लोग सेकंड पॉइंट चलते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ डिमांड, और जो डिक्रीज होता है दैट इज अ पार्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड सिंपली। थर्ड पॉइंट है सप्लाई मूव्स डाउनवर्ड इन द सेम सप्लाई कर्व। कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है, सप्लाई की क्वांटिटी कम हो जाती है और वो डाउनवर्ड आना चालू हो जाता है। और डिक्रीज इन डिमांड में होता है, डिक्रीज इन सप्लाई में होता है, सप्लाई कर्व गेट शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। मतलब सप्लाई कर्व को एक लेफ्ट शिफ्ट मिल जाता है, वो लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाता है। अब फोर्थ पॉइंट में क्या करेंगे, सिंपली इन सब का ग्राफ निकालेंगे। एक तो कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई का और डिक्रीज इन सप्लाई का एक सिंपल लाइन निकालना है जो अपवर्ड स्लोपिंग है, और उसमें क्या करना है, हमें डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाना है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। और जो डिक्रीज इन सप्लाई है उसके इसमें क्या करना है कि एक सप्लाई कर निकालना है, उसके बाजू में लेफ्ट साइड में एक शिफ्ट लेना है, लेफ्ट साइड में और एक सप्लाई कर निकालना है, और उसे हम बोलेंगे डिक्रीज इन सप्लाई।
अब चौथा है दोस्तों, इस सीरीज का चौथा क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन है, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट को क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है। पहला पॉइंट हम लोग इसका डेफिनेशन और मीनिंग समझा देंगे। पहले पॉइंट में एवरेज रेवेन्यू का मीनिंग मैंने समझा दिया कि रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड इज द एवरेज रेवेन्यू, मतलब पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड में हमें कितना ही रेवेन्यू मिला उसे हम बोलेंगे एवरेज रेवेन्यू। और कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज द एवरेज कॉस्ट, मतलब एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना कॉस्ट लगा, ये हो गई हमारी एवरेज कॉस्ट। सेकेंड, हम लोग सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल रेवेन्यू बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, मतलब हम लोग क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड करके ये निकाल लेंगे। और सेकेंड पॉइंट इधर लिखा है एवरेज कॉस्ट में, वो है कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। टोटल प्रोडक्शन पहले क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। अब तीसरे पॉइंट में क्या करेंगे, तीसरे पॉइंट में इसका हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला लिख देंगे AR मतलब एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू TR डिवाइडेड बाय TQ, मतलब टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। और दूसरे हमारा सेक्शन है एवरेज कॉस्ट, क्या है, एवरेज कॉस्ट में लिखेंगे टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी TC डिवाइडेड बाय TQ। इसमें दोस्तों 3 ही पॉइंट बनते हैं, 3 से ज़्यादा पॉइंट नहीं बन सकते हैं, तो इसके लिए आप सिर्फ 3 पॉइंट लिख के आएंगे तो भी आपको पूरे के पूरे मार्क मिल जाएंगे। अब दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमें दिया है कि कुछ सप्लाई शेड्यूल्स दिए हैं, उस सप्लाई शेड्यूल्स को हमें देखना है, सप्लाई शेड्यूल्स को ऑब्जर्व करके उस सप्लाई शेड्यूल को फुलफिल करना है और उसका ही एक ग्राफ हमें निकालना है। तो पहला ए जो है, ए सप्लाई शेड्यूल में फर्स्ट है दोस्तों, कंप्लीट द फॉलोइंग सप्लाई शेड्यूल। हमें एक इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल दिया है, एक इंडिविजुअल का सप्लाई का शेड्यूल दिया है जो क्या कर रहा है, चॉकलेट सेल कर रहा है। तो अभी प्राइसेस दिए हैं 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40, मतलब 5-5 रुपए से प्राइसेस बढ़ रहे हैं। उसके बाद क्वांटिटी सप्लाइड हमें दिया है 200, फिर उसके बाद एक फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर है 300, 350, फिर तीनों नीचे की क्या है, ब्लैंक्स है। अगर आप लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी सप्लाइड को केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि एक ट्रेंड बीच में दिया है 300 एंड 350, मतलब प्राइस 5 रुपए से बढ़ रही है तो 50 क्वांटिटी क्या हो रहा है, चॉकलेट का बढ़ रहा है सप्लाइड। तो इसी ट्रेंड के साथ हम लोग जाएंगे और इसी ट्रेंड के साथ ये जो सप्लाई शेड्यूल है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो 10 रुपए प्राइस के लिए 200 क्वांटिटी सप्लाइड, 15 रुपए प्राइस के लिए मैं क्या करूंगा, 5 रुपए प्राइस बढ़ी तो 50 रुपए से 50 चॉकलेट कमोडिटीज बढ़ा दूंगा, तो 250 आएगा मेरा उधर फिल इन द ब्लैंक्स में। 15 के सामने आएगा 250, अब 20 के सामने 300 दिया है, 25 के सामने 350 दिया है, 30 के सामने और 350 में 50 ऐड करेंगे 400 आ जाएगा, 35 में 400 के सामने और 50 ऐड करेंगे 450 आ जाएगा, और 40 में 450 में वापस 50 ऐड करेंगे तो 500 आ जाएगा। तो ऐसा हमारा सप्लाई शेड्यूल बन गया है दोस्तों, जिधर हमने क्या किया, 10 से 40 तक प्राइसेस लिए और 200 से 50-50 क्वांटिटी बढ़ा के 500 तक क्वांटिटी लेके आए हैं। अभी हमें बोला है कि इसका हमें ग्राफ भी निकालना है, तो इसका ग्राफ क्या होगा दोस्तों, इसका ग्राफ सप्लाई कर्व है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है, तो सिंपली ऑब्जर्वेशन से भी हमें ये समझ सकता है कि इसका ग्राफ का जो कर्व, इसका जो स्लोप आएगा वो अपवर्ड स्लोपिंग आएगा, ऊपर के तरफ जाएगा। इधर हम लोग स्केल क्या लेंगे, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी होगी, उधर मैंने आपको एक गूगल ड्राइव की फाइल अपलोड की है, उस फाइल में से आप ये ग्राफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इधर आपको स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा इसका। मैंने क्या किया है, प्राइस में क्या किया है, 5-5 रुपए से प्राइस बढ़ाई है, मतलब 5-5 की स्केल ली है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड में स्केल लिया है 100 यूनिट्स का, 100 चॉकलेट्स का। ऐसा करके हर एक पॉइंट को हमने प्लॉट किया हुआ पॉइंट जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग आया, और ये सप्लाई कर जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग आता है। तो हमारा आंसर आएगा अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर, ऑब्जर्वेशन हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है दोस्तों कि मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल एक हमें दिया है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए, वो ब्लैंक्स हमें भरने हैं और उसके साथ एक ग्राफ भी निकालना है। तो देखते हैं, पहले दिया है प्राइसेस, 4 प्राइसेस दिए है 1 2 3 4 रुपीज में प्राइसेस है 1 2 3 4, फिर फर्म्स दिए है ABC तीनों और टोटल दिया है। कुछ जगह क्या किया है, फर्म्स के इधर ब्लैंक्स रखा है, कुछ जगह टोटल में ब्लैंक्स रखा है। तो पहला है A के इधर ब्लैंक है पहला, B के इधर है क्वांटिटी सप्लाइड 20, C का है 45, टोटल में दिया है 100। तो हम लोग रिवर्स कैलकुलेशन करके A का निकाल सकते हैं, 100 माइनस 20 माइनस 45, तो वो आता है 35। तो A कितनी क्वांटिटी सप्लाई करेगा, 35 करेगा। पहला 1 प्राइस के लिए हो गया। सेकंड प्राइस के लिए हम लोग निकालेंगे, सेकंड प्राइस का 37, 30 और 45 दिया है, टोटल नहीं दिया है, तो टोटल में आ जाएगा 112। तो टोटल आ गया इधर 112, 2 रुपीज़ प्राइस पे 112 क्वांटिटी सप्लाइड है। 3 रुपीज़ प्राइस पे दोस्तों 40 दिया है, ब्लैंक दिया है 55 और 155 टोटल दिया है। 155 माइनस 40 माइनस 55 आके ब्लैंक स्पेस में आ जाएगा 60। तो
क्वांटिटी सप्लाइड हो गई है 60, तो 3 रुपीज़ प्राइस पे टोटल मार्केट सप्लाई क्या है 155, 1 पे कितना था 100, 2 पे 112, 3 रुपये पे 155 और 4 रुपीज़ पे क्या हो रहा है अभी 44 दिया है, ए का सप्लाई, बी का है 50 और टोटल दिया है 154। रिवर्स कैलकुलेशन से हम लोग सी का सप्लाई निकाल लेंगे, सी का सप्लाई आता है 60 कमोडिटीज, तो इधर 154 हमारा टोटल आया। तो अभी इस शेड्यूल को हम लोग केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 1 रुपीज़ से क्या हो रहा है, प्राइसेस बढ़ रही है, बट हमारा जो सप्लाई बढ़ रहा है वो थोड़ा अबनॉर्मल सा बढ़ रहा है। मतलब इधर क्या होगा, हमें कर्व मिलेगा, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व मिलेगा। 100 हो रहा है पहला क्वांटिटी, दूसरा जैसे प्राइस बढ़ा 112 हो गया, तीसरा जैसे प्राइस बढ़ा 155 हो गया, बट चौथे तक जाते जाते क्या हो गया दोस्तों, एक से क्वांटिटी कम हो गया 154 हो गया। इसके लिए हमारा सप्लाई कर अपवर्ड स्लोपिंग तो आएगा 3rd रुपये प्राइस तक, उसके बाद थोड़ा सा डाउनवर्ड शिफ्ट उसमें आ जाएगा। ऐसा हो सकता है शायद प्राइस छोड़ के कुछ दूसरे फैक्टर्स की वजह से क्या होगा, एक सप्लायर ने क्या किया रहेगा, सप्लाई कम किया रहेगा। हमने देखा था कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में प्राइस छोड़ के और भी बहुत कुछ फैक्टर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं हम लोग सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं। तो इधर इन्होंने लॉ ऑफ सप्लाई का अजम्पशन नहीं लिया है, ये लोग क्या कर रहे हैं कि प्राइस के साथ साथ सभी फैक्टर्स को चेंज करते जा रहे हैं। इसके लिए सप्लाई हमारा कम हो रहा है, तो सप्लाई इधर आएगा 154, तो हमारा जो कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग जाके एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 4 रुपये प्राइस पे नीचे गिर जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चंस। आगे का क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसके लिए वो मैं इस क्लास में नहीं ले रहा हूँ। तो ये था हमारा एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 2। थैंक यू सो मच दोस्तों।